मेरा शौहर मौलवी था। हमारी शादी को पूरा साल हो चुका था, मगर इसने अभी तक मेरे साथ हम बिस्तरी ना की। मैं जब सामने जाती तो कहता निकाब कर लो, मगर अब मुझे जवानी तंग करने लगी थी। एक दिन शौहर नमाज फजर के लिए उठा तो मुझे बुरी हालत में सोए हुए देखा। तो शादी की पहली रात मैं पूरी बर्फ की मानद ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे शौहर की तेज नजर मुझे अपने वजूद के अंदर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, क्या बात है साजदा, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? मैंने लरजती पलकों से उसे देखा था। अपने आंसू में जब्त कर रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। वो बड़े सख्त और गुस्सीले लहजे में मुझसे पूछ रहा था। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझसे धाड़ते हुए पूछा, साजदा मैंने कुछ पूछा है तुमसे? इसके इस तरह के इस्तफसार पर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं रोने लगी, लेकिन शायद सामने वाला पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना बख्शेगा नहीं। ये रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम ये सोच रही हो कि आज की रात में तुम्हारे 4 आंसू देखकर खामोश हो जाऊंगा तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो। ये कहकर उसने मेरा सर्द हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लिया जो बुरी तरह से कपकपा रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वो मेरे और भी करीब आ गया। क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरी पसंद के अरूसी लिबास को पहने, खुद को मेरे लिए सजाए, मेरे ही कमरे में बैठी। तो मुझसे मेरे सब्र का इम्तिहान बिना किसी वजह के मांगोगी तो मैं क्यों ये सब कुछ तुम्हें करने दूंगा? मैं फरिश्ता नहीं हूँ साजदा कि जो लड़की मेरे हक में हर तरह से जायज हो चुकी हो इसे यूं सजा सवरा बस देख कर जी जलाता रहूं। मैंने तो बड़ी मुश्किल से ये वक्त काटा है। हर रोज तुम्हारी संगत के ख्वाब देखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता असद का लहजा नरम होने लगा था। वो मेरे चेहरे की छोटी लट को पकड़े बड़ी अजीब नजरों से मुझे देख यूं था कि धड़कना भूल गया हो। जितना वो आज बेताब नजर आ रहा था, मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। लेकिन मैं भी मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वो राज असद जान जाता तो वो मुझे फौरी तलाक दे देता। असद ने जेब से मुंह दिखाई का तोहफा निकाला था। सोने की अंगूठी थी जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरी बाजू पर सफर करने लगी थी। एक करंट था जो मेरे पूरे वजूद में लगा था। मैंने झट से इनका हाथ पीछे झटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें, मुझे बस 2 माह का वक्त दे दें। मैंने इल्तिजा वाले लहजे में कहा। लेकिन इसने गुस्से में मुझे कहा, वजह बताओ वजह, वरना मैं जबरदस्ती भी तुमसे अपना हक वसूल कर लूं तो मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। वो भी शायद ठान कर बैठे थे कि मेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन इनकी कुर्बत मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी वो मैं जानती थी, लेकिन मैं इन्हें रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब बढ़ रहे थे तो गैर होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी, वहीं बेहोश होकर बेड पर ही गिर गई। मेरे कानों में असद की आवाजें गूंज रही थी। वो मुझे साजदा साजदा पुकार रहे थे, मेरे बाजू हिला चुला रहे थे। शायद इन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं यूं होश आवाज खो बैठूंगी। शायद मैं होश से गाफिल हो रही थी या फिर इन मेडिसिन का असर था जो निकाह के बाद अपनी वालदा की बात सुनकर मैंने खाई थी। मैं नहीं जानती थी कि जो इंकशाफ मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं चाह कर भी अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। ये भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था। नहीं, मुझे असद बेहद पसंद थे। ये बात भी नहीं थी कि मासी में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे इसके राज के खुल जाने का डर था। बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो मसला मेरे साथ था वो शायद ही किसी लड़की के साथ हो। बहरहाल जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मेरी सास और असद मेरे सरहाने परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर अब बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। कुछ ही देर में मैं घर आ गई। मेरी सास मुझे आराम का मशवरा देकर मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब असद के कजन्स मौजूद थे। शादी वाला घर था, मेहमानों का होना तो लाजमी सी बात थी। मुझे इनके कजन्स की बातों की आवाज से आ रही थी जो असद से मजाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने बीवी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोशी हो गई। अरे नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था। गो के लड़कों की बेबाक जबानों को तो जैसे मौका मिल गया था। न जाने वो लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से असद सबके सामने शर्मिंदा हो रहे थे। कोई कह रहा था अब 4 दिन कमरे का रुख मत करना, और कोई मेरी सास से कह रहा था आप खुद दुल्हन के पास रहिएगा, कहीं असद की शक्ल देखकर दुल्हन फिर से ना बेहोश हो जाए। हंसने और कहके लगाने की आवाज से मुझे अपनी ही नजरों में गिरा रही
رہی تھی، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ اگر اصل وجہ شوہر کو بتا دیتی تو طلاق دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیتا، اگر کچھ بھی نہ بتاتی تو رشتہ قائم ہوتی ہی وہ جان جاتا میں کس دوہری اذیت سے گزر رہی تھی۔ چند دن تک میری ساس ہی میرے پاس آتی رہی، مجھے کھانا بھی وہی کھلاتی تھی، بہت نرم دل خاتون تھی، اچھی اور محبت کرنے والی۔ مہمان بھی جا چکے تھے، میری طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی، اس لیے میں نے خود ہی کچن کے کام سنبھال لیے تھے۔ حالانکہ میری ساس نے مجھے بہت منع کیا تھا، اسد بہت چپ چپ سے رہنے لگے تھے، کھانے کے دوران بھی مجھے شکوہ والی نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ میرے سسرال میں بس میری ساس اور شوہر ہی رہتے تھے۔ اسد میری ساس کی اکلوتی اولاد ہے، ویسے تو سب مہمان جا چکے تھے، لیکن میری ساس کی بھانجی ابھی بھی یہی تھی، عمر میں وہ میرے ہی برابر کی تھی، اس کے BA کے پیپرز ہو چکے تھے، اس لیے وہ مہینہ یہاں رہنے کی ارادے سے آئی تھی۔ خوبصورت بھی تھی۔ جو بات مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اسد سے بہت بے تکلف تھی، وہ اسد سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ اسے بس لیے دیے ہی جواب دے رہے تھے۔ ان کی نظریں تو مجھ پر جمی ہوئی تھی، زبان سے مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں جو کچھ مجھ سے کہہ رہی تھی میں جان کر بھی انجان بن گئی تھی۔ رات کو میں کچن کے کام نپٹا رہی تھی، میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ان کی بھانجی بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اسد آج کل ڈرائنگ روم میں ہی سو رہے تھے، کیونکہ اسد کے چھوٹے سے فلیٹ میں بس 2 ہی کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ میں ابھی برتن ہی دھو رہی تھی جب مجھے کسی کی بےتاب نظروں نے الجھنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اسد بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے نیند نہیں آ رہی، سر میں درد ہے، مجھے کپ چائے بنا دو ساجدہ۔ مجھے لگا تھا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر چلے جائیں گے۔ میں کچن کے کام کے وقت دوپٹہ کچن کے دروازے پر لٹکا کر ہی کام کرتی تھی، کیونکہ اس وقت کچن میں اکیلی ہوتی تھی، پر گھر پر کوئی دیور جیٹھ اور سسر بھی نہ تھے۔ لیکن اسد یوں اچانک سے کچن میں آ جائیں گے اور میرے پاس کھڑے ہو جائیں گے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب میں نے انہیں یوں ٹکٹی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا، لیکن کچن کے بالکل وہیں پر دوپٹہ بھی تھا میرا۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد چائے بن جائے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ رات 12 بجے سوئی گیس بہت ہلکی ہو جاتی تھی، ایک کپ چائے بھی 15-20 منٹ سے پہلے نہیں بنتی تھی، اور 20 منٹ یوں یہاں کھڑے ہونا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار اسد کی نظروں سے الجھ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں میرے قابو سے باہر تھی۔ ساجدہ تمہارے بال بہت لمبے اور حسین ہیں، میں نے تو آج غور کیا ہے۔ وہ 2 قدم میری جانب بڑھ چکے تھے، کچن تھا بھی چھوٹا سا، اس لیے میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ جانتی ہو، میں نے جب تمہیں پہلی بار اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا، تمہاری مسکراہٹ سے تمہارے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے میرا دل ہی مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں جب تک اس شادی کے فنکشن میں موجود تھا، میری نظریں مسلسل تم پر تھی، بس وہیں پر اپنا دل تم پر ایسا ہارا کہ جب تک رشتہ پکا نہیں ہو گیا میرا سکون چین تو جیسے مجھ سے چھین ہی گیا تھا۔ یہ کہتے وہ میرے اور بھی قریب آ گئے۔ میں پیچھے شیلف سے جا لگی تھی۔ اسد پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے اپنا دوپٹہ لینا ہے۔ میں نے اپنے ماتھے پر نمودار ہوئے پسینے کو صاف کیا تھا۔ کیوں یہاں کوئی غیر ہے ساجدہ جس سے تمہارا پردہ ہے؟ میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اللہ نے کلام پاک میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ اسد بہت نرم لہجے سے مجھے بتا رہے تھے، لیکن میری حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، میں نے انہیں پیچھے دھکا دیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں کیسے اسد کی بڑھتی ہوئی فیلنگز کو روک سکتی تھی؟ وہ اپنی جگہ جائز تھے، لیکن جس مشکل میں پھنس چکی تھی وہ میرے لیے اذیت بن گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ پتھر کی تو میں بھی نہیں تھی، ایک فطری سا رشتہ تھا، جتنی میری محبت اسد کو تھی اتنی مجھے بھی تھی، لیکن بس مجبوری میرے آڑے آ گئی تھی۔ اس کے بعد اسد نے مجھ سے بات چیت بالکل بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار ان کے آفس کے کپڑے میں پریس کرنے لگی تو انہوں نے میرے ہاتھ سے چھین لیے، کہنے لگے تمہیں میرے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کپڑے اپنی خالہ کی بیٹی رخسار کو دے دیے، ناشتے کا بھی اسی سے کہنے لگے۔ میں بے چین سی ہو کر رہ گئی۔ اسد کا رویہ شاید میرے ساتھ ٹھیک ہی تھا، وہ کب تک میرے ساتھ نرمی سے پیش آ سکتے تھے، لیکن میرے اوپر اس وقت بنائی جب میں نے رخسار کو اسد کے آگے پیچھے گھومتے دیکھا۔ وہ بڑی خوشی سے دوڑ دوڑ کر اسد کے سارے کام کر رہی تھی۔ حیرت مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ شام کو جب اسد آفس سے واپس آتا تھا، اسی وقت رخسار نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر دروازے پہ کھڑی رہتی تھی۔ جیسے ہی اسد اندر آتا، اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ تھام لیتی۔ وہ کام جو میری ذمہ داری تھی وہ بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی، اور میرے اندر تو گویا آگ سی لگی گئی تھی، لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی کہ
क्योंकि असद खुद उससे अहमियत दे रहा था, इससे मुझ पर फोकस दे रहा था, शायद इसलिए कि जो वो चाहता था वो मैं पूरा करने से कासिर थी। बात यहीं तक महदूद नहीं थी। एक बार रात के टाइम मेरी आंख खुली तो मुझे लाउंज से बातों की आवाज आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े थे। मुझे देखकर रुखसार की हंसी तो रुक गई, लेकिन असद बिल्कुल बेनियाज बैठे थे। वो फिर भी रुखसार से बातें करते रहे, जैसे इन्हें मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही ना हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, मेरा घर बर्बाद हो रहा था, लेकिन मैं शायद जिंदगी के इस दुराहे पर खड़ी थी जहां आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत असद को बताती तब मेरा घर बर्बाद होता, और ना बताती तब भी रुखसार नामी लड़की मेरी जगह ले लेती। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौतन का दुख नहीं। मेरे और असद के दरमियान जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि रुखसार बीच में आए। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा कि रुखसार को काफी दिन हो गए हैं आए हुए, वापस कब जाएगी। मेरी सास कहने लगी कि मैं अभी उससे कह चुकी हूँ कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम वापस चली जाओ। लेकिन ये असद है, ये दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। असद क्यों चाहते थे कि वो यहाँ से ना जाए। एक बार मैं किचन से बाहर आई तो वो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर ठटक कर खड़ी हो गई। इनके बीच होने वाली बातें ही कुछ ऐसी थी, मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थे। मैं नहीं जानती थी कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस रात से भी पर्दा फाश हो चुका था। मैं शायद इस खुशफहमी में थी कि असद मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था इसके बाद मेरे दिल में ये खुशफहमी खत्म हो चुकी थी कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है। शायद ये शादी इसकी कोई मजबूरी थी, वरना मोहब्बत इसे रुखसार से थी और रुखसार इसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी मैंने नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी तुम खाना क्यों नहीं खा रही। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रो कर गुजारी थी। रात 2 बजे मुझे ड्राइंग रूम से सरगोशियों की आवाज से आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। असद रुखसार की बाहों में। एकदम से मेरी आंख खुली। मेरी नब्ज बुरी तरह से चल रही थी। मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। शुक्र है जो कुछ मैंने देखा था वो एक ख्वाब था। मैं उठकर फौरन से अपने कमरे से बाहर निकली। लाउंज में खामोशी का राज था। मैं ड्राइंग रूम में गई। असद अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। मैं रोते हुए उनके पास बैठ गई। वो मुझे देखकर फिक्रमंद से हुए और कहने लगे क्या बात है, रो क्यों रही हो। मैंने कहा असद आप आज के बाद रुखसार से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगे क्यों ना करूं बात। मैंने कहा आपके दिल में रुखसार थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने। वो कहने लगे मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने रुखसार की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का असीर हो गया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, इसलिए मैं रुखसार से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूं बर्बाद नहीं कर सकते, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात पकड़ा और अपने कमरे में ले आए। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगे बस यही सुनना चाहता था मैं यही जानना चाहता था कि तुम्हारे दिल में कौन है। इसलिए मैंने रुखसार की मिन्नत की थी कि वो मेरे साथ मिलकर ये ड्रामा करे। साजदा रुखसार मेरी सगी बहन है। खाला की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए अम्मी ने रुखसार को इन्हें दे दिया था। ये बात मेरे लिए एक नया इंकशाफ थी। फिर बोले कि तुम्हारी दूरी ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था। मुझे लगा तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो, इसलिए मैंने रुखसार के साथ मिलकर ये ड्रामा किया था। और आज तुम्हारे इज़हार ने मेरे अंदर एक इत्मीनान सा भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक फितरी हिचकिचाहट थी। असद मेरे पास आने लगी, लेकिन इस बार मैं इन्हें रोक नहीं पाई क्योंकि अपनी जबान से इजहार कर बैठी थी। पूरी रात मेरी खौफ में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच असद को पता चल गया वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। बहरहाल मेरी संगत पाकर असद बेहद खुश थे। कुछ दिनों बाद रुखसार भी वापस चली गई। बस मेरा दिल हर वक्त खौफ की जद में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का इल्म असद को होगा तो मेरा क्या होगा। हमारी शादी को माह गुजर गया था जब एक बार मेरी सास खाने के दौरान कहने लगी असद मुझे जल्द ही पोता पोती की खुशखबरी भी सुना दो। ये सुनते ही मेरे हलक में तो जैसे नवाला फंस कर रह गया था। मैंने पानी पीकर नवाला अंदर उतारा। मेरी भूख ही मिट चुकी थी। असद अलबत्ता मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दे रहा था। कुछ माह बाद ही असद अपनी वादा के इसरार पर मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गए। उसने बहुत से टेस्ट लिख कर दिए। मेरा दिल बेहद बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते असद से कहा कि अम्मी को बच्चों की इतनी भी क्या चलती है। वो मेरा हाथ थाम कर बोले कि साजदा बच्चे मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूँ अल्लाह मुझे जुड़वा बच्चे दे दे। इनकी बातें मेरा दिल दहलाने के लिए काफी थी। जो हकीकत मेरी वालदा ने मुझे बताई थी मैं जानती
जानती थी कि मैं ये नेमत इन्हें नहीं दे सकती थी। और जिस दिन ये बात असद को पता चलेगी वो मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वो मुझे इस हकीकत के साथ कबूल नहीं करेंगे। फिर वो वक्त भी आ गया, रूह जैसी मेरे वजूद से निकल रही थी। जिस तरह डॉक्टर बार बार कभी मेरे चेहरे की तरफ देखती, कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ, मेरी जान ही थी जो कतरा कतरा निकल रही थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने डॉक्टर की मिन्नत की कि वो मेरे बारे में मेरे शौहर को कुछ ना कहे, लेकिन वो कहने लगी कि हमें ये हुक्म नहीं है, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। बेहतर है कि आप अपने शौहर को खुद सच बता दें। मैं इसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट असद तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी तो मुझे हैरत से देखने लगी। मैं यूं थी कि बेचान बुत मेरा सच असद को पता चल चुका था। असद के बदलते तासुरात और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरी सास असद से रिपोर्ट के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगे कि अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैं अपने कमरे में चली गई। उस वक्त मेरी बदहवासी अरूज पर थी। मेरी जान निकली हुई थी। असद न जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सजा सुनाने वाले थे। असद जब कमरे में आए तो उनकी आंखें सुर्ख थी। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। मेरे आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे खामोशी से देखते रहे। उन्होंने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नजरों से जैसे सब कुछ कह रहे थे कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। मैं बस मुसलसल आंसू बहा रही थी। खुद को सजा के लिए तैयार कर लिया था। असद कहने लगे, बस एक बात बता दो साजदा, तुम ये बात पहले से जानती थी। मैंने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी अम्मी ने मुझे शादी की रात निकाह के बाद ये बात बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोकती थी, ताकि आप ये सच जानकर मुझे तलाक ना दे दो। ये कहकर मैं रोने लगी। वो कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया साजदा, तुम जानती थी मैं अकलौता हूँ। मेरी माँ को मेरी औलाद चाहिए। तुम्हारी अम्मी अगर सच से वाकिफ थी तो उन्होंने हमें अनजान रखकर गलत किया है। ये कहकर असद कमरे से बाहर निकल गए। पूरी रात वो कमरे में नहीं आए। मेरी वालदा ने मुझे शादी की रात रोते हुए ये बताया था कि मैं बांझ हूँ, मैं कभी भी माँ बन ही नहीं सकती थी। फिर मुझसे ये भी कहा था कि जितना हो सके मैं असद से दूर रहूं, क्योंकि अगर वो मुझसे ताल्लुक कायम करेगा तो जाहिर है फिर बच्चे का मुतालबा भी करेगा, और इसके इलाज के लिए जब भी मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो यह हकीकत इस पर आश्कार हो जाएगी। और आज वो हो चुका था। मैं फूट फूट कर रोती रही, लेकिन वो एक बार भी मेरे आंसू पहुंचने नहीं आया था। सुबह तक मैं समझ चुकी थी कि वो मुझे क्या फैसला देने वाला है। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकली तो असद अपने ऑफिस जा चुका था। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा था। जब वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर भी उदासी सी छाई हुई थी। उसने रिपोर्ट्स पकड़ी हुई थी जो सास के सामने रख दी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। लेकिन फिर मुझे इल्म हुआ कि मेरी सास बिल्कुल अनपढ़ है। कहने लगी, असद मुझे इनका क्या पता कि क्या लिखा है, मुझे बताओ। असद कहने लगा कि मैं आपको कभी भी वारिस नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे जरासीम ही नहीं है कि मुझे औलाद हो सके। ये कहकर वो रोने लगा। मेरी सास के गले लग गया, मुझसे दोबारा औलाद का मत कहिएगा। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाय औलाद के। ये सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया। असद ने हर बात खुद पर डाल ली थी और मुझे हर चीज से बरी कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी और मैं हक्का बक्का अपने शौहर को देख रही थी। ये मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने असद की सूरत में था। मेरी सास ने आंसू बहा लिए तो कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम यतीम खाने से कोई ना कोई बच्चा ले लेंगे और इसे अपना बच्चा समझकर पाल लेंगे। लेकिन तुम रो मत, मैं कभी तुम्हें दोबारा औलाद के लिए नहीं कहूंगी। कमरे में आकर असद बेड पर बेजान से बैठ गया था। मैंने जमीन पर बैठकर उसके पांव पकड़ लिए और रोने लगी। मैंने कहा, ये आपने क्या किया? मेरी खामी को अपने नाम ले लिया। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और अपने पास बिठाया। कहने लगे, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास हमारे वजूद के साथ हमारे अंदर के ऐब को भी छुपा लेता है। तुम मेरा लिबास हो साजदा, तुम्हारा ऐब मेरा ऐब है और मेरी खूबी तुम्हारी। मैं ये नहीं कहता कि ये सब मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। तुम्हारा कसूर ये आसान था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ जिसे असद जैसा शौहर मिला। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन